गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 4 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं 4 बीसीए की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जिसका सिलेबस हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने आप लोगों को 2 केस स्टडी दी थी। एक थी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरी थी होटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप लोगों ने बीकॉम के बैच के बच्चों ने और 4 बीसीए के कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि हमको समझ में नहीं आ रही कि केस स्टडी कैसे किया जाए। तो आज हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे कि आखिरकार केस स्टडी होती क्या है। तो जो केस स्टडी हम लोग ले रहे हैं वो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की। क्योंकि केस स्टडी बड़ी होती है, बनाने में टाइम लगता है और एज ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह होती हैं, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट में आज डिस्कशन करूंगा और एक पार्ट में कल डिस्कशन करूंगा। तो इसी को मैंने नाम दिया हुआ है केस स्टडी पार्ट फर्स्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो केस स्टडी आखिरकार है क्या? तो केस स्टडी जस्ट लाइक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीन्स आपके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य को एक रिपोर्ट में हम लोग जनरेट करते हैं। बस अंतर इतना होता है कि इसमें हम प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट्स होता है उसका वो पूरा यहां पर हम कवर करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है इसका। वी आर ट्राइंग टू डेवलप एन ऑटोमेशन सिस्टम which will provide lots of facilities to our college। मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने की जो हमारे कॉलेज, अब यहाँ पर आवर कॉलेज मैंने लिखा है, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जैसे आप किसी दूसरे की केस स्टडी बने से होटल मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे होटल का नाम, कॉलेज की जगह होटल का नाम आप कर देंगे। आप अब चूंकि कॉलेज का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब आप यहाँ पे कॉलेज मेंशन नहीं है, आप कॉलेज का नाम दीजिए, यूनिवर्सिटी करिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप कर रहा हूं जो मेरी कॉलेज के लिए कई सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेगा। द टोटल ऑटोमेशन सिस्टम डिवाइडेड इनटू मेनी मॉड्यूल्स। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कई सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो कह रहा है कि जो ऑटोमेशन सिस्टम है इसको हम लोगों ने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। हियर आवर पार्ट्स इन, वो मैंने पहले बताया था। तो यहां पर मैंने जो ऑटोमेशन सिस्टम लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। This is a small part of total automation system, but the library management system will provide an environment which facilitate teachers and students easy to access the library information। देखिए कह रहा ऑटोमेशन, टोटल ऑटोमेशन सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में एक सेल्फ में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल पार्ट है। क्योंकि हमें एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड कर रहे हैं जो टीचर्स को और स्टूडेंट को लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इजी से इजी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर टू एक्सेस आवर लाइब्रेरी इन ए कंप्यूटराइज्ड वे। मतलब हमारा एम है, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बना रहे हैं, इसका एम है कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब जो लाइब्रेरियन है, तथा टीचर्स को लाइब्रेरी कंप्यूटराइज्ड वे, मतलब कंप्यूटर के द्वारा लाइब्रेरी को आसानी से एक्सेस किया जा सके।
We found that if our library management system is automated or computerized, then it will be very easy to search any book. मतलब जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इससे क्या हो, कंप्यूटराइज वे में हम आसानी से बुक को सर्च कर सकते हैं. इट सेव्स आवर टाइम एंड आवर टोटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बिकम वेरी इजी. इससे क्या होगा, हमारे समय जो लॉस होता था वो समय बचेगा, साथ ही हम एक सरल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम्स को डिजाइन कर सकते हैं. तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स या केस स्टडी में हम क्या क्या सीखेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव यहां पर दिए. पहला है, इट विल हेल्प स्टूडेंट और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर टू एक्सेस लाइब्रेरी इजीली. मतलब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर और स्टूडेंट के बीच में जो लेन देन होगा वो बहुत आसानी से होगा. टू रिड्यूस पीपुल हर्ज, मतलब लोगों की जो भीड़, लोगों की परेशानियां होती थी वो कम होंगी. लोगों का यहाँ पे मतलब है स्टूडेंट्स है. सर्चिंग प्रोसेस ऑफ ए बुक बिकम ए वेरी इजी, मतलब आसानी से हम बुक को सर्च कर सकते हैं. कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा. मेंटेनेंस ऑफ दीज बुक्स बिकम वेरी इजी, मतलब हम अपने बुक्स को मेंटेन आसानी से कर सकते हैं. टू इंश्योर द इंफॉर्मेशन ऑफ द लाइब्रेरी such as book types, copy numbers of books, author name, availability of particular books. मीन्स हम इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रख सकते हैं. बुक कितने प्रकार की है, उस बुक की कितनी कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, ऑथर क्या नाम है उसका, एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर बुक. मीन्स मेरे पास अगर 100 कॉपियां थी तो अगर 90 इशू हो गई तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ एबिलिटी है, 10 मेरे को पता है. तो इस तरह से हम इसके साथ कर सकते हैं. टू मेक सिक्योर डेटा स्टोरेज ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, हम लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन जो है उसको सिक्योर्ड कर सकते हैं. मैनेज द लाइब्रेरी एज ए सिस्टमैटिक वे, और हम अपनी लाइब्रेरी को सिस्टमैटिक वे के द्वारा मैनेज कर सकते हैं. ह्यूज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं. एज बी, इसमें मेथडोलॉजी क्या यूज की जाएगी, तो मेथडोलॉजी है, एज वी गो थ्रू द प्रोजेक्ट वी फाइंड आउट 3 टाइप्स ऑफ यूजर इन दिस प्रोजेक्ट. मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम 3 प्रकार के यूजर पाएंगे. वो कौन कौन से होंगे, पहला होगा स्टूडेंट्स, दूसरा होगा टीचर्स और तीसरा होगा लाइब्रेरी सुपरवाइजर, मतलब जो लाइब्रेरियन होगा. तो 3 प्रकार के यूजर होंगे. स्टूडेंट्स भी यूजर हो सकता है भाई, टीचर भी यूजर है, और जो लाइब्रेरियन है वो भी यूजर के अंतर्गत आएगा. Through all of the requirements are not same but we tried out the make in interface among their requirements. भाई तीनों सेम यूजर नहीं हो सकते, ना तीनों की सेम रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, ना तीनों को ऑथेंटिकेशन सेम हो सकते हैं, सबके अलग अलग होंगे. उसको हम इंटरफेस के द्वारा रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि कौन किसकी रिक्वायरमेंट्स के द्वारा उसको आसानी से सुविधाएं उपलब्ध हों. अब नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. तो द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इंक्लूड्स वेरियस डेवलपमेंट फेसेस दैट ऑकर इन द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू इट्स फाइनल डेवलपमेंट एट द क्लाइंट्स एंड. मतलब जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है उसमें कई सारे डेवलपमेंट फेसेस होते हैं, अलग अलग कौन कौन से फेस डेवलप किए जाएंगे, और वो सभी क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट को फाइनली डेवलप करने के लिए क्लाइंट्स की जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं. द 3 डेवलपमेंट फेसेस इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के 3 डेवलपमेंट प्रोसेस होती है. पहला होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, दूसरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और तीसरा प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट. तो जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन होता है इसको हम लोग स्टार्ट भी कह सकते हैं, बिगिनिंग भी कर सकते हैं, मतलब किसी चीज को शुरुआत करना. तो द प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज इज फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ये सबसे पहला फेज होता है लाइफ साइकिल का. दिस फेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए कंप्लीट प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, specifying various activities that will be performed and assigning responsibility to team members on the basis of their skill. मतलब इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम पूरी टीम तैयार करते हैं, उस टीम में कितने लोग होंगे वो लोग तैयार करते हैं, कौन लोग कौन सा काम करेंगे उनको हम वो काम अलाट करते हैं. मीन्स यहां से हम एक्चुअल में काम की शुरुआत करते हैं. दूसरा होता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. After the project plan is made and the responsibility is assigned, the actual development
ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। मतलब यहां पर अब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का मतलब होता है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करने के बाद एक्चुअल में यहां से काम स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट का। द फेज इन विच द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्स प्लेस इज नोन एज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता है उसके जितने भी फेसेस होते हैं वो एग्जीक्यूशन फेज के अंतर्गत आते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट एंड इज सब डिवाइडेड इन द फॉलोइंग फेज। मतलब ये बहुत क्रूशियल होता है, बहुत महत्वपूर्ण फेज होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। तो इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इसकी सिस्टम एनालिसिस होती है। तो सिस्टम एनालिसिस का मतलब जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सिस्टम एनालिसिस होता है। तो इनिशियल स्टडी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग और फिजिबिलिटी स्टडी, तीन चीजें सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। दूसरा फेस होता है इसका सिस्टम डिजाइन। तो डिजाइन स्टैंडर्ड, हाई लेवल डिजाइन एंड डिजाइन टूल्स, डेटाबेस डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन और कंस्ट्रक्शंस। तीसरा होता है इसमें सिस्टम इंप्लीमेंटेशन, मतलब इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। तो इतने सब इनको मैं इसलिए नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनको मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब आपको पढ़ाई थी तो ये सभी फेस मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। आफ्टर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज द फाइनली फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज। मतलब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज के बाद जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है डेवलपमेंट। इन दिस फेज द डिप्लॉयड एट द क्लाइंट साइड, मतलब ये क्लाइंट के द्वारा डिप्लॉय किया जाता है। दिस फेज आल्सो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट टू द क्लाइंट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टाइम। ये कुछ समय के लिए कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्या होता है क्लाइंट में भी नया नया है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेवारी तब तक हमारी होती है। When project in built in may possible remain errors less of more because several type of modification can take place several times। मतलब कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, छोटी छोटी एरर आ सकती हैं या किसी उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम उसको वॉच करते हैं। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन वी रन द डेटाबेस वेबसाइट वी फाउंड फ्यू प्रॉब्लम इन टूल्स पॉइंट पोर्शन। मतलब हम डेटाबेस टेबल्स में रन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, उन सब प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके हम उनको सही करने की कोशिश करते हैं। वी फिक्स दिस प्रॉब्लम इंक्लूडिंग सम माइनर प्रॉब्लम्स इमीडिएटली एंड आफ्टरवर्ड्स द एप्लीकेशन रन प्रॉपर्ली। मींस कभी कभी ऐसा होता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम उनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो फिक्स नहीं हो सकती तो हम उसको तुरंत वहीं पर उसको रोकने की कोशिश करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा देते हैं। अब यहां से एक्चुअल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पहले क्या था, अब हमारे पास क्या है। तो ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज सिस्टम वेयर ए यूजर कैन एक्सेस ए लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो होगा हमारा प्रोग्राम, उसमें यूजर क्या करेगा, लाइब्रेरी को ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकता है। हियर ऑटोमेटिकली स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड वे, मतलब यहाँ जो ऑटोमेटिकली वर्ड यूज कर, नहीं कि गया लाइब्रेरी में बुक इशू कर लिया, एक्सेस कर लिया, नहीं, वो कंप्यूटराइज्ड वे है। In a manual system when we go a library we see a lot of books are in self by self। मतलब हम मैनुअली क्या करते थे, पहले लाइब्रेरी में जाते थे, फिर वहाँ ढेर सारी बुकों के ढेर लगे होते थे, उनमें जाके अलमीरा जाके चेक करते थे, सेल्फ चेक करते थे। एंड देयर इज नो मेंबर, नो सीरियल ऑफ दीज बुक, ना तो पता है कौन से किस राइटर की बुक है, किस राइटर की बुक नहीं है, कितनी बुक है, ये सारी चीजें मेरे को नहीं पता चल पाती थी। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ए सर्टेन बुक फॉर ए सर्टेन राइटर। मतलब मुझे किसी स्पेसिफिक राइटर की और या किसी स्पेसिफिक बुक मुझे चाहिए, अब मैं पता चला 2 दिन 4 दिन ढूंढता रहा, मैं लाइब्रेरियन के पास गया, सर मेरे को ये बुक चाहिए, अरे यार देख लो ढूंढ लो, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, क्योंकि वहां कोई सीक्वेंस में रखा नहीं ना, बुक आई फेंक दिया गया। टू रिड्यूस दिस हैज़र्ड्स वी डिसाइड टू मेक द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेट। मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, ऐसी समस्याओं का हल निकालने के लिए हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया। इन दिस सिस्टम ए यूजर इजिली गेट विच बुक आर इन द लाइब्रेरी, हाउ मेनी कॉपीज हैव ऑफ देम, द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द बुक। अब मैं क्या कंप्यूटर में गया, बुक का नाम डाला, है अवेलेबल, यस, नहीं है बता देगा, राइटर की बुक चाहिए, राइटर कितनी कॉपी है, सारी की सारी चीजें, नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द मतलब सॉरी पब्लिकेशंस,
जिसके अकॉर्डिंग मुझे सर्च करना हो मैं वहां सर्च कर सकता हूँ, बुक अवेलेबल है या नहीं विद इन सेकेंड्स मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन था क्या एक्चुअल में, अभी तो मैं बनाने की सोच रहा हूं, इसके पहले क्या था, एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या था। तो द सिस्टम वी हैव करेंटली इज ए पुअर मैनुअल लाइब्रेरी सिस्टम। मतलब मैनुअल लाइब्रेरी सिस्टम बड़ा पुअर था, पुअर का मतलब गरीब से या नहीं है, पुअर का मतलब बड़ा कमजोर टाइप का था। कमजोर क्यों था, मैंने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है क्यों कमजोर था। देयर इज ए लॉट ऑफ बुक इन लाइब्रेरी बट नो सीरियल नंबर ऑफ देम, क्योंकि मेरे पास ढेर सारी बुक है लेकिन कोई सीरियल नंबर नहीं, कोई अथेंटिकेशन नहीं है, कौन सी बुक कहाँ पढ़ी है, किस ऑथर की, किस सब्जेक्ट की है, सब एक दूसरे के ऊपर है। डिफरेंट राइटर है डिफरेंट बुक बट नो चार्ट ऑफ देम, मतलब एक ही राइटर एक ही बुक कई राइटर की हो सकती है, लेकिन चूंकि चार्ट नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। आवर लाइब्रेरी सुपरवाइजर मेंटेन्स ओनली ए रजिस्टर्ड चार्ट। भाई हमारा सुपरवाइजर क्या करता था, वो सुपरवाइजर यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कौन है, लाइब्रेरियन है। वो भैया बुकें आई, उसने देखा 10 बुकें आई, उसने लिख दिया। अब वो थोड़ी नहीं लिखे कौन क्या कब कैसे का, वो तो 10 बुक है, उसको टोटल बुक से मतलब है, नंबर ऑफ कॉपी कितनी है बस। इसके अलावा कौन राइटर क्या आथर वो इन सब चीजों को मैनेज नहीं करता। So it is difficult to find out the book lender in next time। तो क्या होता था भाई, मुझे नेक्स्ट टाइम बुक को ढूंढना है, सर्च करना है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती थी। एंड इट इज रिस्की टू गिव ए बुक, और बुक देने में बड़ा रिस्की था। स्टूडेंट आर नॉट एबल टू लेंड ए बुक फॉर द लाइब्रेरी बिकॉज लाइब्रेरी सुपरवाइजर हैज नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट देम दैट सी ही कैन सर्च आउट द लेंडर। अब मान लीजिए कोई लड़का बुक लेके चला गया, कितने लड़के बुक ले गए, कितनी कापियां हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स लाइब्रेरियन के सामने आती थी। आवर एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी मैनुअल सिस्टम इज ए मैनुअल सिस्टम, द होल सिस्टम इज मैनुअली डिफाइंड एंड इट इज सम प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम आर एज फॉलो। जो आज का सिस्टम है मेरे पास, उस सिस्टम में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए आप। इट इज वेरी स्लो एंड टेक्स मेनी टाइम्स, बहुत ही धीमा, और टाइम तो आप पूछिए मत। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत ही कठिन है। इट इज नॉट एरर फ्री, ये एरर फ्री नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है एक ही बुक के 2 नंबर चढ़ जाए, 2 सीरियल नंबर चढ़ जाए। तो अब प्रपोज सिस्टम क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है मेरे पास। बट नाउ वी वांट टू डू इट ऑटोमेटिकली विच विल बी सो इजियर फॉर होल यूनिवर्सिटी एंड इट हैज सम एडवांटेजेस एज फॉलोज। मतलब अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बट नाउ वी वांट टू डू इट ऑटोमेटिकली विच विल सो इजियर फॉर होल कॉलेज एट इट हैज सम एडवांटेजेस फॉलो। तो आज का जो प्रपोज सिस्टम है उसके कॉलेज के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग से उसको हम लोग देख रहे हैं। उसका एडवांटेज डायनेमिक सिस्टम, सबसे पहले तो डायनेमिक है, दूसरा एरर फ्री है, और तीसरा यूजर फ्रेंडली है। डायनेमिक का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल है, कम या ज्यादा किया जा सकता है। एरर फ्री, एरर की संभावनाएं बिल्कुल कम है, मैं ये नहीं कह सकता कि एरर फ्री का मतलब कि बिल्कुल एरर नहीं हो सकती। और यूजर फ्रेंडली है, मतलब यूजर फ्रेंडली मतलब बाई ऑथर, बाई पब्लिशर, बाई नेम। तो जिस हिसाब से मैं बुक चाहूँ, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीजें मैं इसके साथ कर सकता हूँ। स्ट्रेटजी फॉर डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन। अब मैं एक प्रपोज सिस्टम है मेरे पास, मेरे को स्ट्रेटजी बनानी है, मेरे को रिक्वायरमेंट्स जरूरत क्या क्या पड़ेगी इस काम को करने के लिए। तो फॉर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस बी यूज द की स्ट्रेटजी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर की रिक्वायरमेंट पूछना है। यूजर यहाँ पे कौन है, स्टूडेंट है, टीचर है और लाइब्रेरियन है। क्यों, क्योंकि जब तक यूजर अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा तो हम कर कैसे सकते हैं। तो हमें यूजर की रिक्वायरमेंट को पूछना है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब हमें जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब जो अभी चल रहा है उससे इंफॉर्मेशन को गेट करना है। दूसरा इंटरव्यू हो, इंटरव्यू मतलब आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, और आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ एसडीएलसी के फेसेस के साथ। क्वेश्चनर्स, जो क्वेश्चंस होंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम, इन दिस स्टेज वी सिंपली आस्क द personnel of meeting management information section what information are currently received and what other information are required। मतलब हम कई लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करते हैं,
और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते, फिर देखते कितनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लिए और कितनी इंफॉर्मेशन अभी हमें हो सकता है। फ्रॉम दिस स्टेज वी फाइंड द मीटिंग मेंबर ऑफ द कॉलेज आर रिकॉर्डिंग मैनुअली देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द मेंबर रजिस्टर। मतलब हम उनकी जाके भाई जो जो यूजर्स है जिसका इंटरफेस हमको डिजाइन करना है, उनकी सबकी मैनुअली जाके इंफॉर्मेशन को हमको गैदर करना है। दूसरा इंटरव्यू, व्हाई डू वी कंडक्ट इंटरव्यू ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। मतलब सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत इंटरव्यू की क्या आवश्यकता थी वो देखिए आप। वी नीड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए करंट सिस्टम और द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडू। जो इस समय चल रहा है उसमें क्या समस्या है, तुमको नया क्या चाहिए, इसके लिए इंटरव्यू की जरूरत थी। वी नीड टू वेरीफाई our own understanding as a system analyst of the behavior of a current system or the requirements of a new system। मतलब जो एनालिसिस्ट है वो करंट सिस्टम और एग्जिस्टिंग न्यू सिस्टम, जो नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट, उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है और लोगों से जानना चाहता है कि आखिर तुमको प्रॉब्लम क्या है। दिस अंडरस्टैंडिंग वाज प्रोबेबली एक्वायर्ड थ्रू प्रीवियस इंटरव्यूज टुगेदर विथ इंडिपेंडेंटली गेदर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब पहले अगर इंटरव्यू किया गया है तो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन रह गई है क्या, उन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने की जिम्मेवारी इंटरव्यू के थ्रू होती है। वी नीड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट सिस्टम एंड आवर सिस्टम इन ऑर्डर टू कैरी आउट कास्ट बेनिफिट मीटिंग बिटवीन ए सिस्टम एनालिसिस एंड एंड यूजर। महत्वपूर्ण होती है कास्ट बेनिफिट, जो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है करंट सिस्टम में और एग्जिस्टिंग जो आने वाला सिस्टम्स है उसके बीच में क्या बेनिफिट्स, ये बताने के लिए उसके साथ इंटरव्यू करना पड़ता है। वी टुक द इंटरव्यू ऑफ ए टीचर, स्टूडेंट्स एंड द लाइब्रेरी सुपरवाइजर। हमें यहाँ पे किसका करना है, टीचर का करना है, भाई क्या प्रॉब्लम आती है टीचर को, स्टूडेंट्स को उसकी प्रॉब्लम जानना है, लाइब्रेरियन को क्या प्रॉब्लम आती है उसको जानना है। एज इंटरव्यू इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सेटिस्फैक्टरी वे ऑफ द ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, particularly to obtain information about objective constraints, allocation of details and problems and failure in the existing system। मतलब हम इन सब से मिलके एक कॉमन चीज निकालेंगे ताकि वो सब सेटिस्फाई हो और हमें इस इंफॉर्मेशन को वहां से ऑब्टेन करने कि जो मौजूदा सिस्टम में उसमें क्या समस्याएं थी और जो हम तुमको प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें तुमको क्या खूबियां मिलेंगी। After the interview, all notes are read through and expanded to make them intangible। ये जो जितने भी इंटरव्यू होते हैं ना, इंटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल दो प्रकार की मैंने प्रकृति पढ़ाई थी, आपको मालूम इंटेंजिबल क्या है। As the data are in random order, they were revised into more useful order before the next work is concerned। मतलब पूरा डेटा को हम इकट्ठा नहीं कर लेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को अपने रिवाइज करेंगे, फिर जिसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम लोग अपने पास रखेंगे। अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए, ये आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट से आपके पास मिनिमम कंपोनेंट्स होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम, मतलब मिनिमम ये और मैक्सिमम आप अपने हिसाब से जो आपके पास हो। प्रोसेस स्पीड 233 मेगाहर्ट्ज, P4 कंप्यूटर ये मिनिमम है, बाकी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। रैम मिनिमम 64 MB की होनी चाहिए, उसके ऊपर आप अपने हिसाब से रख लीजिए। ग्राफिक्स कार्ड AGB 32 मेगाबाइट की है, उसके ऊपर का हायर का आप अपना रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। मॉनिटर एनी कलर मॉनिटर हायर, मतलब कोई भी कलर मॉनिटर हो, बाकी इसके ऊपर आपके पास जो भी अवेलेबल हो। CD-ROM 16x का होना चाहिए, बाकी इसके ऊपर का जितना आपके पास अवेलेबल हो उन सब पे काम करेगा। तो ये बेसिकली थी इसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स। तो इस हिसाब से जो सिस्टम की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स है तो हम उसको यहां पर पूरा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये था बेसिक फेस कि हमको क्या समस्या है, किस तरह से हम समस्याओं का समाधान करेंगे और हमारे पास जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें मैं केस स्टडी सेकंड स्टार्ट करूंगा, वो एक्चुअल में बड़ी महत्वपूर्ण केस स्टडी होगी क्योंकि एक्चुअल केस स्टडी वहां से होगी। ये तो अभी हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात की है कि हमारे पास ये चीजें थी, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जो भी क्लास होगी उस पर देखेंगे
केस स्टडी सेकंड। थैंक यू।